जनसंख्या कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है, इस बात को हम ये समझ सकते हैं कि इस समय उत्तर और दक्षिण में जनसंख्या को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि 2026 की सेंसस की गणना प्रारंभ होने वाली है। उसके जो डेटा आएंगे उसको देकर लगता है कि दक्षिण भारत को लगता है कि हमारी जनसंख्या की जो प्रतिनिधित्व वो कम हो जाएगा और उत्तर भारत को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से और अधिक सशक्त होकर निकलेगा। और इस प्रकार से इस समय उत्तर और दक्षिण में जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का बंटवारा होने वाला है उसको लेकर एक विवाद चल रहा है, यानी कि जनसंख्या अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसके डेटा को हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर प्रशासनिक नीतियां बनेंगी। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बिहार की जनसंख्या का निर्णय और उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम जनसंख्या की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो साधारण फिगर है जनसंख्या को लेकर बिहार के, हम उनके अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़े थे। और आज के सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के बिहार की जनसंख्या में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना आता है, साक्षरता दर कितनी है, और फिर बिहार के पॉलिटिकल मैप के साथ उसका कंपैरिजन करते हुए हम अपनी बात को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। मैं फिर से उसी पॉलिटिकल मैप के साथ यहाँ पे सारी बातों को स्टार्ट करता हूँ, जिस पॉलिटिकल मैप का अध्ययन हम पिछले कई लेक्चर से लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसके अनुसार हमने देखा था कि बिहार का जो विभाजन है वो हमको पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरब में बांका तक और उधर उत्तर पूर्व में किशनगंज से लेकर और दक्षिण पश्चिम में हमारे पास कैमूर जिले तक यहाँ पर मिलता है। हमने यही पता करा कि गंगा जी है वो बिहार के बिल्कुल मध्य से होकर निकलते हैं। इस प्रकार गंगा जी बिहार को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती हैं। और कल के जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था जनसंख्या को लेकर, हमने यह भी स्टडी करा था कि किस किस क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण कितना कितना मिलता है और क्या क्षेत्र का भूगोल जनसंख्या के वितरण को आपस में प्रभावित करते हुए आगे की ओर चलता है। तो अगर प्रभावित करते हुए आगे की ओर चलता है तो जब हमने लास्ट लेक्चर लिया है उसके माध्यम से हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का घनत्व जो है वो दक्षिण बिहार की तरफ कम मिलता है और वह उत्तर बिहार में अधिक मिलता है। वही जनसंख्या का कण घनत्व दक्षिण बिहार में भी हमको कम मिलेगा और यही शिवालिक के गिरिपति पर्वतीय क्षेत्र में भी जनसंख्या घनत्व हमको लगातार कम मिलता है। अर्थात जो भूगोल है वह जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करते हुए आगे चलता है। जहां पे भौगोलिक परिस्थितियां सुगम हो जाएंगी वहां पे हमारे पास जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और जहां पे भौगोलिक परिस्थितियां असुगम रहती हैं या कम सुगम रहती हैं वहां पे हमारे पास जनसंख्या घनत्व होगा वो थोड़ा सा कम मिलता है। अब आइए बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो जो भी डेटा हम स्टडी कर रहे थे उसे पॉलिटिकल मैप के कंपैरिजन में भी हम लोग लगातार स्टडी करेंगे। और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पहला डेटा निकल के आ रहा है वह डेटा निकल के आ रहा है कि हम साक्षरता दर को बिहार की देखेंगे। 1971 की जनगणना तक 7 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष को निर्धारित करे गए थे। 1971 की जनगणना पर 7 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष निर्धारित किए गए थे। 2000 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.08% है। कितनी है? 61.08%। अगर हम भारत की राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर को देखते हैं तो लगभग 76% के पास हमको मिल रही है। और उससे अगर हम तुलना करके आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर और बिहार की साक्षरता दर का जो अंतर निकल के आता है वह लगभग 15% का 14.5% का निकल के आता है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर से बिहार का जो औसत साक्षरता दर है वह बहुत अधिक कम चल रहा है। अगर ये 15% का अंतर है तो मान लीजिए कि लगभग 100% में यह हमारे पास इस समय 85% के आसपास ही चल रहा है राष्ट्रीय स्तर की तुलना में, जबकि राष्ट्रीय औसत हमारे पास 73% आ रहा है। लेकिन ये जो फिगर है वो अपने आप में डेटा रिवाइज हो गया, अभी 75.4 के आसपास हमारे पास यहाँ पर इस समय आ चुका है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास मिलती है 71.2% तथा महिला साक्षरता दर हमारे पास मिलती है 51.5%। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। पुरुष की साक्षरता दर 71%, महिला की साक्षरता दर 51%, यानी कि दोनों के ही बीच में 20% का अंतर है। और अगर यह 20% का अंतर है तो ये आपको बताएगा कि वह महिला जो एक घर का केंद्र होती है, और जब केंद्र ही अपने आप में अनपढ़ होगा तो फिर परिवार का हम साक्षरता विकास जो हो सकता है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अर्थात बिहार में राष्ट्रीय स्तर से भी नीचे साक्षरता दर निकल कर आती है और उसमें भी जो हमें एक बहुत बड़ी विषमता मिलती है वो महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में मिलती है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से यह कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि पुरुष अधिक पढ़े लिखे हैं, मैं बस कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और जहां पर महिलाएं कम पढ़ी लिखी होंगी वहां पर सामाजिक विकास भी कम स्तर का होगा।
इसके विपरीत अगर कुछ ऐसा हो जाए कि महिला अधिक पढ़ी लिखी हो जाए और पुरुष कम पढ़े लिखे हो जाए, तब भी सामाजिक विकास जो होगा वह कम स्तर का होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको दोनों का साक्षरता दर समान स्तर पे, लगभग समान स्तर पे हमको चाहिए होता है, तभी एक शिक्षित और विकसित समाज की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास ये डेटा निकल के आ रहा है तो हमको ये भी पता लगता है कि जो बिहार का सामाजिक विकास है वो सब स्थिति के अनुसार ना होकर थोड़ा सा विषम इस परिस्थितियों के साथ अपने आप को आगे की ओर चलता है। इसलिए आप देखेंगे बिहार में जो नस्लीय हिंसा होती है और जो जातिगत हिंसा होती है वो सामान्य से थोड़ी सी अधिक होती है। मैं जब बात को कहता हूँ सामान्य से थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि शेष भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जाति की जो आइडेंटिटी, जो पॉलिटिक्स है वो सामान्य रूप से थोड़ी अधिक मिलती है और वह भी अपने चरम स्तर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हमको देखने को मिल जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला दर हमको मिलता है रोहतास, और रोहतास हमारा कहाँ है, तो रोहतास जिला हमारा रहा ये, यानी कि ये बिहार के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है सर्वाधिक साक्षरता वाला दर। जबकि सबसे कम साक्षरता दर हमारे पास जो पड़ता है वो हमारे पास पड़ता है पूर्णिया, और पप्पू यादव यहीं से सांसद होकर निकल के आते हैं। और पूर्णिया जो हमारे पास पड़ता है वो बिहार के एक ऐसे क्षेत्र में आता है जहां पर वर्षा का औसत सामान्य से थोड़ा अधिक मिलता है। अर्थात पूर्णिया की जो गणना होती है बिहार के ऐसे जिलों में होती है जहाँ पे वर्षा का वार्षिक औसत लगभग अच्छी स्थिति में है, क्योंकि किशनगंज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और हम जानते हैं कि किशनगंज वह डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है, जहां पे इसकी वार्षिक औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आसपास हो जाती है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला दर हमारे पास हो गया रोहतास, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो गया हमारे पास बिहार। और अगर आप बिहार और रोहतास की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि बिहार में जातिगत राजनीति अधिक है और रोहतास में जातिगत राजनीति इसकी तुलना में कम है। और जहां जहां आपको जातिगत राजनीति अधिक मिलेगी वहां पर आपने जो आपके विकास के पैमाने हैं वो थोड़े औसत रूप से कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जाति एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं जाती है। और इस जातीय बंधन को अपने आप से जाने के लिए हमको मानसिक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा। खैर वो किसी और विषय की बात है, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो लगभग 60% के आसपास है, और जो नगरीय साक्षरता दर है वह 76.86%, यानी कि मैं इसको बोल देता हूँ 77% के आसपास है। तो इस प्रकार से महिला और पुरुष की साक्षरता दर में और ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर में आपको एक बहुत बड़ा अंतर, यहाँ पे 20% का अंतर देखने को मिलता है, जबकि यहीं पर आपको यह अंतर 70.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर और लिंग के स्तर पर बिहार में साक्षरता की असमानता है, विषम परिस्थितियां हैं। इस स्तर पे आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि बिहार या भारत का जो समाज है उसमें, विशेष रूप से जो बिहार का समाज है, वह अपने सामाजिक विकास की गति के साथ एक सम गति को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे है, अर्थात 35वें स्थान पर आता है। ये कौन से स्थान पर आता है? 35वें स्थान पर आता है, क्योंकि साक्षरता दर ही हमारे पास 61.8% चल रही है। इसके आधार पर आपको ये बताना है कि भारत का पहला, क्योंकि पहला राज्य बताना एक सामान्य सी बात है, इसलिए भारत का पहला, दूसरा और तीसरा साक्षर राज्य कौन सा है, और इसी के साथ ही भारत की पहली, दूसरी और तीसरी सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे पास कौन कौन से हैं। ध्यान रखिए, यह साक्षरता दर है, शिक्षा का दर नहीं है। साक्षरता दर अर्थात जो पढ़ना और लिखना जानता है, जिसकी औसत आयु 7 वर्ष या उससे अधिक की है, वो अपना नाम लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो उसको साक्षर मान लिया जाएगा। तो ये साक्षरता दर है, शिक्षा की दर नहीं है। अब हमारे पास हेडिंग अगली निकल के आती है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। तो अगर हम सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करेंगे तो रोहतास को हम पढ़ चुके हैं, जहाँ की साक्षरता दर हमारे पास 73.5% निकल के आती है। फिर हमारे पास दूसरा साक्षर जिला आता है पटना, और बिहार की राजधानी है ये पटना। हम जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो पटना है, मैंने आपको बताया था होमवर्क में कि बिहार की राजधानी पटना को आप बताएंगे कि टोटल इसके आसपास को कितने जिले इसके साथ सीमा को साझा करते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है भोजपुर। अगर हम भोजपुर को आइडेंटिफाइड करते हैं तो भोजपुर हमारे पास ये निकल के आता है भोजपुर, यहीं पर हमारे पास है आरा, और ये हमारे पास तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला निकल कर आता है, ये रहा हमारा भोजपुर। और भोजपुर भी पटना के साथ ही अपना बॉर्डर को शेयर करता है, लेकिन रोहतास पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। अर्थात जो पहले नंबर का साक्षर जिला है और जो दूसरे नंबर का साक्षर जिला है, वह बिहार के 38 जिलों में एक दूसरे के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करते हैं। भोजपुर पटना के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसके आधार पर हमारे पास मुंगेर, बिहार का जो सर्वाधिक खतरनाक जिला हो सकता है ना,
उसमें से एक आता है अपना मुंगेर, और मुंगेर और पटना के बीच में 2 जिले पड़ते हैं सीमा को, एक पड़ता है हमारे बेगूसराय, दूसरा पड़ता है हमारे लखीसराय, अर्थात मुंगेर भी पटना के साथ अपने बॉर्डर को साझा नहीं करता। और तीसरा जिला हमारे पास आता है औरंगाबाद, और औरंगाबाद जो जिला है ये दक्षिणी बिहार की संकीर्ण पठारी भूमि क्षेत्र पर हमारे पास पड़ता है। और इस प्रकार से हमारे पास सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में एक जिला आ जाता है बिहार की राजधानी, 2 जिले बिहार के निकटवर्ती जिले आ जाते हैं, फिर एक सबसे टॉप पर हमारे पास आ जाता है रोहतास, और रोहतास वह जिला है जो बिहार में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों में जिसकी गणना करी जाती है। दूसरा आता है औरंगाबाद, औरंगाबाद में भी औसत से कम वर्षा बिहार के परिप्रेक्ष्य में होती है। अब देखते हैं जब वह जिले जिनके पास सबसे कम साक्षरता दर है, तो उसमें हमने काउंटिंग कर ली थी। हमारे पास आता है पूर्णिया, पप्पू यादव जी का संसदीय लोकसभा क्षेत्र है। फिर आता है हमारे पास सीतामढ़ी, नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है हमारे पास सीतामढ़ी, और ये आ गया हमारे पास सीतामढ़ी। कितनी साक्षरता दर? 52.05%। ये हमारे पास सीमांचल का क्षेत्र है, और अगर ये सीमांचल का क्षेत्र, तो सीमांचल क्षेत्र होने के भी यहाँ पे कुछ कारण है कि यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो बिहार की औसत साक्षरता दर से यहाँ पे लगातार कम बनी हुई है। इसके बाद आता है हमारे पास कटिहार, और कटिहार जो है वो हमारे पास पश्चिम बंगाल राज्य से लगा हुआ हमारे पास जिला आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है मधेपुरा, और मधेपुरा भी कटिहार के आसपास का ही अपने पास जिला है मधेपुरा। और फिर हमारे पास आता है सहरसा। तो ये पूरी की पूरी एक बेल्ट है, और ये 3 जिले एक ही बेल्ट के साथ निकल के आते हैं, जिसमें हमारे पास कटिहार, मधेपुरा और सहरसा आता है। तो इस बेल्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर का जिला बिहार की राजधानी है, और इसके साथ 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे अधिक साक्षरता दर वाले जिलों में इसके साथ बॉर्डर को साझा करते हैं। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे अधिक साक्षरता दर वाले लोग वहां पर हैं जो सबसे कम अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है हमारे पास रोहतास निकल कर आता है, और औरंगाबाद ही रोहतास का पड़ोसी है। तो 2 जिले हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट होते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले में, और न्यूनतम साक्षरता वाले में हमारे पास 3 जिले यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। साक्षरता औसत वाले में हमारे पास बिहार के साथ और 2 जिले कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन डेटा के साथ, जिसमें एक डेटा रिवाइज हो चुका है कि राष्ट्रीय औसत जो है 75% और उससे अधिक का हो चुका है, इन डेटा के साथ ये हमारे बिहार की साक्षरता दर का औसत रहता है। अब आगे की ओर देखते हैं, कुछ और फिगर भी हम इसमें देख लेते हैं। इसके साथ साथ ही जब हम इससे कुछ और फिगर देख लेते हैं, तो अब बिहार की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर कुछ फिगर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अगर बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को देखते हैं तो वो हमको मिलती है 1,65,67,325 किलोमीटर, और सॉरी 325 व्यक्ति। तो 1,65,67,325 की कुल संख्या हमको मिलती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.91% है। कितना है? कुल जनसंख्या का 15.91%। तो यह आ जाता है कुल जनसंख्या का 15.91%। तो इसको इस बात से ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 1,65,00,000 है, और ये कुल जनसंख्या प्रतिशत का 15.91% है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में 86,06,000 पुरुष हैं, और जबकि 79,61,000 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला हमारे पास आता है गया, और गया हमारे पास कहाँ पड़ेगा? तो गया हमारे पास फिर से पड़ेगा, जब हम बिहार के भौतिक विभाजन में जाएंगे तो तीसरे भौतिक विभाजन में दक्षिणी पठारी पर्वतीय, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र की जो संकीर्ण भूमि क्षेत्र है उसमें से हमारे पास आता है गया। अर्थात गया वह उन जिलों में आता है जहां पर हमारे पास वर्षा का औसत थोड़ा सा कम रहता है। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात है 925। अब आपको बताना है कि हमने बिहार का कुल लिंग अनुपात कितना करा था, और क्या इस फिगर को देख के ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत का जो अनुपात निकल के आता है वो आता है 943, उससे थोड़ा सा कम हमारे पास 18 पे निकल के आता है 925, और बिहार का कुल लिंग अनुपात अभी 925 से अधिक है या कम है? मुझे लगता है कि कम है, फिर भी एक होमवर्क आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप पता करें कि मैंने जो आपके पिछले लेक्चर से बताया कि बिहार का कुल लिंग अनुपात कितना निकल के आता है औसत, तो उसमें अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात अधिक है या अनुसूचित जाति का जो लिंग अनुपात है वह कम है। और साक्षरता दर हमारे पास कितनी? 28.5%। अब ये जो फिगर है ना, ये हमारे पास एक चिंता का विषय है, और ध्यान रखिए ये पढ़े लिखे कम है, लेकिन इनका जो लिंग अनुपात है वो लगभग बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमें पास कैसे चल रहा है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ संभवतः कैसे चल सकता है। फिर भी आपका होमवर्क है इसलिए आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात जिला हमारे पास है गोपालगंज, और गोपालगंज हमारे पास कहाँ पड़ता है? तो गोपालगंज हमारे पास पड़ता है ये
अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हमारे पास गोपालगंज है। कितना है? 1010 है। जबकि न्यूनतम लिंग अनुपात जिला हमारे पास है भागलपुर। और भागलपुर हमारे पास कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर हमारे पास पड़ता है ये, और यहीं पर इस समय ये पॉलिटिकल जो यात्रा चल रही है गिरिराज सिंह की, वो भागलपुर से ही स्टार्ट हो रही है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में 1,53,44,215 ग्रामीण और 12,23,110 नगरीय जनसंख्या है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत है उसमें बहुत बड़ा प्रतिशत अभी भी ग्रामीण जनसंख्या में, और ग्रामीण जनसंख्या के साथ साथ ही यहाँ पर साक्षरता दर भी बहुत कम है। जबकि इनका लिंग अनुपात गुजरात के औसत लिंग, बिहार के औसत लिंग अनुपात से लगभग ठीक स्थिति में हमको मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13,36,753 जो राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% है। इसमें से 6,82,516 पुरुष हैं और 6,54,097 महिलाएं हैं। अनुसूचित जनजाति, अब यहाँ पे हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रही है, जाति नहीं है, जनजाति है। जन के साथ जाति है, समूह में निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या जिला वाला हमारे पास है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण को कहाँ मिलेगा? तो बिहार का एक बहुत जो फला फूला जिला है उसमें पश्चिमी चंपारण जिला आता है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो हमको पश्चिमी चंपारण में ही मिलती है। और पश्चिम चंपारण जो है वो शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र का एक जिला है। शिवहर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हमारे पास शिवहर है। और शिवहर हमारे पास कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण से आ जाए पूर्वी चंपारण और वहीं पर फिर हमारे पास है शिवहर। ये हमारे पास मिलता है शिवहर। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हमारे पास पश्चिमी चंपारण मिलती है, जब सबसे कम जनसंख्या हमारे पास मिलती है शिवहर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हमारे पास फिर से पश्चिमी चंपारण आ जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। इसके बाद कटिहार में 5.86%, जमुई में 4.48% और बांका में 4.44%। तो ये रहा कटिहार, ये रहा जमुई और ये रहा बांका। तो ये पूरी बेल्ट है जहां पर हमारे पास सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मिलती है और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर और संख्या बल के आधार पर भी हमारे पास पश्चिमी चंपारण में मिलती है। क्योंकि हम बिहार के पॉलिटिकल मैप के साथ ही इसको देख और समझ रहे हैं। तो कुल जनसंख्या प्रतिशत 1.3%, अनुसूचित जनजाति का है 28.5%, अनुसूचित जनजाति का हमारे पास है 15.91%। और इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक एक बहुत बड़ा गैप है, जिससे हमको ये पता लगता है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तुलना में लगभग 10वां भाग यहाँ पर कंपाइल्ड करता है। आगे देखते हैं। तो इसका अब डेटा हम कुछ फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं, जो फिगर के माध्यम से इसके डेटा को रिवाइज करते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिंग अनुपात में 558 है। अब यहाँ पे देखते चलेंगे कितना बढ़िया फिगर हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। अनुसूचित जाति में 925 था, साक्षरता दर सबसे कम थी। अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है? राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर निकल रहा है, बिहार से तो बहुत ऊपर निकल रहा है। तथा साक्षरता दर अभी भी यहाँ पे 28.2% है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो साक्षर है वह अपने लिंग अनुपात को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, ऐसा नहीं है। अर्थात कन्या भ्रूण हत्या साक्षर लोग अधिक कर रहे हैं, जबकि वह लोग जो साक्षर कम है वह कन्या भ्रूण हत्या को कम कर रहे हैं। ये एक पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ा काला पक्ष है, जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है हमारे पास अरवल, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला हमारे पास है शिवहर। तो हमारे पास मिलता है अरवल और हमारे पास मिलता है शिवहर। तो फिर शिवहर हमारे पास वह जिला है जहां से सबसे कम जनसंख्या है और प्रतिशत के आधार सर्वाधिक लिंग और सबसे कम लिंग अनुपात हमारे पास शिवहर में मिलता है, जबकि अरवल में हमारे पास सर्वाधिक लिंग अनुपात अनुसूचित जनजातियों में मिलता है। तो अब कुछ फिगर को स्टडी कर लेते हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में हमको मिलता है गया। तो सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में तो सर्वाधिक में हमको मिलता है कौन सा? गया। कितनी है? 13,34,000। फिर पटना 9,20,000, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर और वैशाली। तो गया हमारे पास ये हो गया, समस्तीपुर हमारे पास ये हो गया, मुजफ्फरपुर हमारे पास ये हो गया, गया हमारे पास, वैशाली हमारे पास ये हो गया, और कौन सा था? समस्तीपुर, पटना, और पटना हमारे पास हमारा ये हो गया बिहार की राजधानी। सबसे कम जिलों में जो न्यूनतम जनसंख्या हमको मिलती है उसमें फिर से हमारे पास आ जाता है शिवहर, फिर हमारे पास आता है किशनगंज, फिर हमारे पास आता है शेखपुरा किधर गया?
अरे यार शेखपुरा ये रहा, सॉरी, शेखपुरा हमारे पास ये रहा, अरवल हमारे पास फिर से ये रहा, और लखीसराय हमारे पास ये रहा। और लखीसराय वह जिला भी है जो बिहार के साथ बॉर्डर को अपने पास शेयर करता है, अर्थात सीमा को साझा करता हुआ चलता है। अब देखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, अर्थात जाति प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार से विभाजित करा गया है। तो उसमें विभाजित करा गया है, तो पहला जिला हमको मिलता है गया, तो गया फिर से हमारा ये रहा। फिर हमारे पास मिलता है नवादा, तो गया में जो प्रतिशत है वो 30% का है, नवादा यानी कि नवादा ये रहा हमारे पास, गया से लगा हुआ पूरी की पूरी पट्टी। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रतिशत मिलता है 25% मिलता है उस जिले की कुल जनसंख्या का। फिर हमारे पास मिलता है औरंगाबाद, तो अब देखिए पूरी की पूरी एक बेल्ट है, और ये बेल्ट अगर बिहार के भौतिक विभाजन में हम इसका विभाजन करते हैं तो दक्षिण की तरफ हमको मिल जाती है, अर्थात गया, नवादा, औरंगाबाद। अगर इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखते हैं तो औरंगाबाद, गया और नवादा, औरंगाबाद, गया और नवादा, राइट। फिर हमको मिल जाता है, फिर हमको कौन सा मिलता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, फिर हमको मिल जाता है कैमूर। और कैमूर हमारे पास फिर से कहाँ रहा, तो कैमूर हमारे पास ये रहा, यानी कि फिर से इसी पट्टी भूमि पर आ गया है। और फिर हमको मिल जाता है वैशाली, तो वैशाली केवल एक ऐसा है जो उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार के मैदान में पड़ता है। बाकी के 4 जिले हैं वो क्षेत्र विभाजन के आधार पर जो दक्षिण में पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है उसमें हमको मिलते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है गया, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद और फिर कैमूर। औरंगाबाद और कैमूर के बीच में जो हमारे पास जिला पड़ता है वो हमारे पास पड़ जाता है रोहतास। अब देख रहे हैं न्यूनतम वाले में, तो न्यूनतम वाले में हमारे पास एक मिलता है किशनगंज, कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 6.69%, अर्थात जो किशनगंज की जनसंख्या है उसका 6.69% ही यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। फिर हमारे पास मिलता है कटिहार, तो किशनगंज के पास ही है कटिहार। भागलपुर, फिर इससे लगा हुआ हमारे पास भागलपुर। फिर हमारे पास मिलता है सिवान, और सिवान ये रहा मोहम्मद शहाबुद्दीन का क्षेत्र सिवान। और फिर हमारे पास मिलता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी हमारे पास मिल जाता है नेपाल बॉर्डर की तरफ। तो ये एक ऐसी बेल्ट है जो अपने आप में फैली हुई है, लेकिन अगर अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या की बात करेंगे तो 4 जिले हमारे पास इसकी संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र पर ही आ जाते हैं। और इस प्रकार से सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या और प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर ये हमारे पास 20 जिले आपस में हो जाते हैं। इन 20 जिलों में से कम से भी ज्यादा ना करिएगा, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 जिले आपस में याद करिए, कम से कम 2 जिले स्टार्टिंग के दोनों कैटेगरी, चारों कैटेगरी से याद करेंगे तो आपके पास भी 8 जिले हो जाएंगे। और 8 जिलों के आधार पर आपके पास एक डायरेक्शन हो जाएगी। अगर 3 जिले याद कर लिए तो आंसर कंफर्मली लग जाएगा, तो कम से कम 12 जिले तो मेरे कहने से याद करिएगा। इसके बाद और दूसरा आंकड़े देखते हैं। दूसरे आंकड़े में और अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अनुसूचित जनजाति, हम ट्राइब्स की यहाँ पे बात करें तो जब अनुसूचित जनजाति में बात करेंगे तो ऐसे जिले में सर्वाधिक जनसंख्या और ऐसे जिले में कम जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर। तो हमारे पास मिलता है पश्चिमी चंपारण, तो ये रहा हमारे पास पश्चिमी चंपारण। तो हमारे पास कौन सा मिलता है पश्चिमी चंपारण, तो ये रहा हमारे पास पश्चिमी चंपारण। फिर हमारे पास मिलता है कटिहार, तो ये रहा हमारे पास कटिहार जो कि पूर्वी सीमा स्टेट पर चला जाता है। फिर पूर्णिया, तो कटिहार से लगा हुआ हमारे पास पूर्णिया, तो ये 2 जिलों की अपने पास में बेल्ट हो जाती है। फिर हमारे पास आता है बांका, पहली बार ये जिला हमारे पास आ रहा है किसी स्टैटिस्टिक्स में आज की स्लाइड में, तो ये हमारे पास आता है बांका। और इसके बाद हमारे पास आता है सीवान, और सीवान हमारे पास फिर से यहाँ पर निकल कर आ गया है। अगर वह जिला जहाँ पे सबसे कम है तो देखेंगे पश्चिमी चंपारण फिर से कम आ गया है, सॉरी प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण हमारे पास आ जाता है। कटिहार फिर से रिपीट हो रहा है। अब पूर्णिया के स्थान पे हमारे पास आ गया है जमुई, और ये रहा हमारे पास दक्षिण की तरफ जमुई। फिर हमारे पास आता है बांका, और बांका वही है जो रिप्लेस नहीं हुआ है। और सीवान के स्थान पे हमारे पास आ गया है पूर्णिया, तो पूर्णिया वहां पे हमारे पास तीसरे नंबर पे था, और यहाँ पे पूर्णिया हमारे पास चौथे नंबर पे है। अर्थात प्रतिशत के आधार पर पूर्णिया 5वें नंबर पे चला जाता है, और जनसंख्या बल के आधार पर पूर्णिया हमारे पास 30वें नंबर पर रहता है। तो इस प्रकार से ये जिले भी हमको याद करने पड़ेंगे, और यह जिले हमको याद ही करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने वाले हैं तो वो कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक 1, 2 या अधिकतम 10 तक चलती है। इसके बाद तो शॉर्ट ट्रिक का अपने आप में एक बर्डन आ जाता है, और फिर शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए अब कौन सी शॉर्ट ट्रिक लाएंगे,
तो सफलता की कुंजी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सरल माध्यम नहीं है, आपको अधिक से अधिक कठिन प्रयास करना ही पड़ेगा। तो जब कठिन प्रयास करना पड़ेगा तो फिर आपको यह जिले याद करने पड़ेंगे, 2 दिन अधिक से अधिक लगे इनको याद करने में। अगर फैक्ट को आप दिन में 10 बार रिवाइज करते हैं, किसके साथ? पॉलिटिकल मैप के साथ। इसलिए मैं लगातार अपने राजनीतिक मानचित्र के साथ आपको इन जिलों की जनसंख्या और इनकी सूचना इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर दे रहा हूं, ताकि हमको इनको रिलेट करने में थोड़ी सुगमता हो जाए। आगे की ओर देखते हैं। तो जब आगे की ओर देखते हैं तो हम एक दूसरे से धन्यवाद करेंगे। ये था हमारे पास आज के लेक्चर का जो हमारे पास कंक्लूजन पार्ट था वो था। अब हम अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से बिहार को धार्मिक आधार पर उसकी जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर थोड़ा सा विभाजित कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ नए आंकड़े हैं जिनका अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हाँ, हम बिहार की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनको पूर्ण रूप से एक वास्तव में समझकर आगे की ओर चल रहे हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न रहता है तो उस प्रश्न को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका सुगम उत्तर उसको वहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। अभी फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, गुरु दक्षिणा में अर्थात इसको शेयर तभी करिएगा जब लगता है कि मैं आपका कुछ ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में जहां पे हम बिहार पॉपुलेशन की तीसरी स्लाइड और तीसरे डेटा को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।